नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम आपकी बात आपके साथ में। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र राणा, जो कि समाज सेवी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। तो स्वागत है आपका पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद रजत जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। उत्तराखंड की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। उथल पुथल वाली बात मैंने इसलिए कही है, पिछले 4 से साढ़े चार सालों में बीजेपी ने तीसरा मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो अगर एक शब्द में मुझे कहें कि वर्तमान में उत्तराखंड राजनीति पे एक शब्द बोलिए तो मैं सीधे कहूँगा कि उत्तराखंड में ऐसा लग रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश हमारा बन गया है या इसको घोषित कर दिया है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने। जिस प्रकार से उत्तराखंड के जो हमारे स्थानीय नेता हैं सरकार के, उनका कोई स्पष्ट विजन नज़र नहीं आ रहा है। आप लगातार 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं और आश्चर्य की बात है कि अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं वो उनके फैसलों को पलट देते हैं या उनके फैसलों को हटा करके अब उसी विषय पे अपनी कोई नई विचार ले आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ की जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी है उसकी अपनी कोई विचारधारा, उत्तराखंड के लिए कोई विजन नहीं है, यहाँ के लिए कोई रोड मैप नहीं है। और जो दिल्ली से निर्देशित हो रहा है या हो सकता है कि जो संघ से निर्देशित हो रहा हो उस पर काम चल रहा है। तो मुझे तो ये लगता है कि इसको केंद्र शासित प्रदेश ही घोषित कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो प्रदेश और देश की अगर मैं बात करूँ, कोरोना सबसे बड़ा संकट एक खड़ा हो गया है, अभी भी है, और तीसरी लहर के अंदेशा भी जताया जा रहा है। तो क्या लगता है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो अभी कदम उठाए हैं कोरोना के लिए, क्या पर्याप्त हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार ने जो पिछली जो दूसरी लहर हमारी आई थी और भगवान की दुआओं से जिस लहर से हम पार पा चुके हैं, उसमें जो एक सप्ताह जो पीक का था उसमें जो अव्यवस्थाओं का आलम रहा, तो मैंने बार बार हर मंच से ये कहा है कि उसमें कोरोना वायरस ने हमें नहीं मारा है, लेकिन जितनी भी मौतें हुई वो अव्यवस्थाओं से हुई है। वो सरकार के द्वारा जो समय पर हॉस्पिटल उपलब्ध करवाना, सरकार के द्वारा समय पर जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाना, इस तरीके की अनियमितताएं रही। कोई उसमें रोड मैप जो है एक प्लान नहीं था कि हमें कैसे इससे लड़ना है, उस वजह से ज़्यादा मौतें गई है। तो मैं तो सरकार को इस विषय में पूर्ण तरह से फेल मानता हूँ। उन 10-15 दिनों में जिसमें कोरोना पीक पे था, मैंने एक सलाह और भी दी थी कि जो कुंभ के लिए अस्थायी हॉस्पिटल बनाए होंगे सरकार ने, और मुझे उम्मीद है कि बनाए होंगे, उनको क्यों नहीं उन पीक दिनों में हरिद्वार में कोविड सेंटर के रूप में जो है तुरंत घोषित किया गया, उनकी व्यवस्थाएं की गई, ताकि जो बेड न मिलने की वजह से, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से परेशान हुए, जिनको मौत हो गई, उनको वो व्यवस्था वहाँ पे की जा सकती थी। लेकिन जब कोविड बीत गया तब जाकर के DRDO ने ऋषिकेश में जो है कोविड अस्पताल का निर्माण करवाया। तो बहुत देर हो चुकी थी तब तक, और हम लोग बहुत कुछ खो चुके थे, हमारे प्रदेशवासी बहुत कुछ खो चुके थे। ऑक्सीजन के बारे में एक बहुत दुखद समाचार मिला कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 700 सिलेंडर उत्तराखंड से सहारनपुर जिले को ऑक्सीजन सिलेंडर के दिए, जबकि हम लोग एक एक सिलेंडर के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे थे सरकार से और अन्य व्यवस्थाओं से, लेकिन हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो आपका कहना है कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से कोई निश्चित रोड मैप नहीं था कि किस तरीके से हमें, पहले तो कोई तैयारी नहीं थी, बिल्कुल लापरवाह हो गई थी सरकार पहली लहर के बाद कि दूसरी लहर आएगी तो हम लोग क्या बैकअप हमारे पास है, हमारे पास कितने कोविड सेंटर अस्पताल हमने बैकअप के लिए रखे हुए हैं, हमारे पास कितने डॉक्टर हैं। मैं बार बार जो है पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सरकार से चिल्लाता रहा कि हमारे इतने डॉक्टर बेरोजगार पड़े हुए हैं, तुरंत उनकी व्यवस्था कीजिए। लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से कई मौतें हुई, लेकिन सरकार ने हमारे डॉक्टरों की नियुक्तियां केवल एलोपैथिक डॉक्टरों को छोड़ करके, जो अन्य पैथी के चिकित्सक थे, जो बहुत अच्छी सेवा दे सकते थे इस समय कोरोना काल में, उनकी नियुक्ति तो छोड़िए, जो है एक पत्र तक उनके लिए नहीं लिखा कि आप लोग जो है हमारी इस संकट की घड़ी में हमारी मदद कीजिए। तो मैं समझता हूं कि सरकार निश्चित रूप से इसमें विफल ही नहीं हुई है, बल्कि जो है जितनी मौतें हुई है उसके लिए कहीं हद तक जिम्मेदार भी है। तो बिल्कुल, अभी 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी ऊंट किस करवट बैठेगा। तो खैर, अगर मैं बात करूँ, राजनीति में आप अच्छी एक दखल रखते हैं, अच्छी एक पकड़ है, तो मेरा एक निजी सवाल है आपसे, क्या राजनीति में भी डॉक्टर महेंद्र राणा उतरेंगे? क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तो ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन निश्चित रूप से सिर्फ डॉक्टर महेंद्र राणा ही नहीं, मैं तो चाहूँगा कि हमारे देश और प्रदेश के जो भी युवा हैं, जो भी जागरूक व्यक्ति हैं, जिसके मन में भी समाज के लिए पीड़ा है, अपने लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो राजनीतिक मंच भी उन सब के लिए सजा हुआ है और उनको आना चाहिए।
ताकि एक जागरूक व्यक्ति, एक समाज के प्रति जो सचेत व्यक्ति है, वो जब राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो अदूरदर्शिता कम से कम उत्तराखंड की राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई दे रही है कि आपके मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति जो है वो कोविड काल के दौरान जो है लड़कियों की फटी जींस पर बयानबाजी कर रहे हैं, भारत अमेरिका का गुलाम था ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, कोरोना कुंभ से नहीं फैलेगा क्योंकि वो कोरोना बंद कमरे में होता है, खुले में नहीं फैलता है। तो मुझे उनकी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं, वो नहीं है, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बहुत अनुभवी हमारे मुख्यमंत्री थे, राजनीतिक रूप से भी और बहुत ही बौद्धिक स्तर पे भी, लेकिन जो एक राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत उस समय थी, उसमें वो परिपक्वता उस समय उनके द्वारा नहीं दिखाई गई और अनेक अन्य विवादित बयानों पे जो है वो फोकस लोगों का खींचा गया। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, जो एक जागरूक वर्ग है, समाज के प्रति संवेदनशील वर्ग है, वो राजनीति को अछूत मानने लगता है। तो सवाल ये नहीं है कि डॉक्टर महेंद्र राणा राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी एक विषय हो सकता है, लेकिन हर युवा को आना चाहिए। और जहाँ तक मेरी राजनीति में आने का प्रश्न है तो मैं निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में किसी न किसी राजनीतिक उसका मंच को के साथ रहूँगा और वो राजनीतिक मंच जरूर उत्तराखंड के हितों के लिए काम करता होगा और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी सोच देश को एक सूत्र में पिरोने की, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने की और सच में केवल नारों में नहीं बल्कि अपने कार्य के रूप में जिसने सबका साथ सबका विकास किया हो, सब समाज को अपने साथ लेकर के चला हो, ऐसा कोई राजनीतिक मंच मैं भी चुनूंगा बहुत जल्दी ही। और साथ ही साथ में मैं ये जरूर चाहूँगा कि राष्ट्रीय मुद्दे और जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पे हमारी स्पष्ट राजनीति हो और जो हमारा राजनीतिक दल हो वो भी अपना राष्ट्रीय मुद्दों पे जो अपने विचार रखते हो उसके साथ साथ उनका एक रोड मैप अपने राज्य के लिए भी हो, क्योंकि उनको उनकी सरकार को राज्य की जनता चुनती है तो राज्य का हित सर्वोपरि होना चाहिए उस सरकार के लिए, अगर वो हमारे प्रदेश की है। इस सरकार के बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार को मेरे हिसाब से अगर आप कहेंगे कि कोई एक सलाह देना चाहें तो मैं चाहूँगा कि वो इस प्रदेश का नाम उत्तराखंड से बदल के घोषणा प्रदेश रख दे, क्योंकि हमने काम बहुत कम देखे हैं, लेकिन नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार ने 4.5 साल में बहुत सारी घोषणाएं की हैं और दुख की बात यह है लेकिन कि एक मुख्यमंत्री की घोषणा से दूसरे मुख्यमंत्री पलट गए। तो बात अगर रखी जाए तो धरातल पे कार्य नहीं हुए, आपका ये सीधा सीधा आरोप है? जी बिल्कुल, धरातल पर जो काम हो रहे हैं तो कुछ तो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किए हुए काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, काम हर सरकार करती है, करना भी चाहिए, लेकिन जो विशेष मुद्दे होते हैं, जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं, उन पर इस सरकार का रवैया बड़ा उदासीन रहा। और खास करके मैं कुछ मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उसमें से पहला मुद्दा तो जो देवस्थानम बोर्ड का है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और आप देखिए कि हमारे जो पंडा पुरोहित हैं उनकी पीढ़ियों का हकूक हमारे चार धाम से जुड़ा हुआ है। एक परंपरा चली आ रही है, वहाँ पे हमारे स्थानीय पंडा समाज के जो हमारे पूज्य पुजारी हैं चार धामों के, उनकी एक समिति होती है, उसमें परिवार और कुटुंब के हिसाब से हर 5 वर्ष में 3 वर्ष में वहाँ अध्यक्ष बनते हैं, समिति के सदस्य बनते हैं और उनके अपने जजमान होते हैं। उनके व्यवस्थाओं को करने के लिए वहाँ पे वो समिति व्यवस्था करती है ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है वहाँ आए तो हमारे चार धाम बदनाम ना हो। ये सारा उनकी एक परंपरा रही है। लेकिन इस सरकार ने, जबकि अपने आप को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदूवादी सरकार कहती है कि हमारे चार धाम की इस वर्षों पुरानी अक्षुण्ण परंपरा को, जिसको कि हमारे राजा के ज़माने से भी कोई राजा जो है इसको परिवर्तित नहीं कर पाया, देवस्थानम बोर्ड जैसा काला कानून ला करके और उसके अध्यक्ष जो मेरे सुनने में आया है कि मुकेश अंबानी जी के बेटे को बनाया गया है, तो ये कितना बड़ा अपमान हिंदू आस्था के प्रति है, हमारे चार धाम के प्रति है। आपको समझना चाहिए कि हमारा जो वहाँ के स्थानीय पुजारी हैं, स्थानीय पंडे हैं, क्या उनकी श्रद्धा, उनकी विश्वास, उनकी भावना हमारे चार धाम से ज़्यादा जुड़ी हुई होगी या माननीय मुकेश अंबानी जी के बेटे की?
मैं उनकी श्रद्धा और विश्वास पे कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर हम तुलना करें तो निश्चित रूप से जो पीढ़ियों से जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खपा दी है हमारे चार धामों की सेवा में, वहां दखल अंदाजी करना सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और मैं वर्तमान जो मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री हैं, मैं चाहता हूं कि उनके पास कम समय है, उस कम समय में एक निर्णय तो वो जरूर करें कि देवस्थानम बोर्ड को रद्द करके और हमारे स्थानीय जो चार धाम के पंडा समाज है उनके साथ बैठ करके बात करें और कोई ऐसा रास्ता निकाले कि हमारी हिंदू आस्था भी आहत न हो, हमारे पंडा समाज के हितों की भी सुरक्षा हो जाए और सरकार जो चाहती है उसका भी कोई वहाँ पे समाधान निकले। दूसरा जो मेन मुद्दा है कि आप देखिए कि एक तो बिजली का जो मुद्दा अभी उठा है कि कई पार्टियां फ्री बिजली का वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने, और मैं समझता हूँ पूरे देश में ये पहली सरकार रही होगी कि ठीक कोरोना के पीक समय पे लगभग 18 अप्रैल या 31 अप्रैल को उत्तराखंड राज्य में बिजली की दरें बढ़ा दी। मन तो मेरा बधाई करने का दे रहा था कि आप ऊर्जा प्रदेश का नाम इस प्रदेश को देते हैं, और उसके बाद जो कहीं नहीं हो रहा है पूरे देश में कि हर लोग अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और आप जो है बिजली की दरें बढ़ा रही हैं, तो इतना शाबाशी का काम इन लोगों ने किया है जिसमें हमें बहुत शर्म आई। बहुत लोगों ने हमें जो बाहर के लोग थे उन्होंने पूछा भी कि क्या ये न्यूज़ सच है कि आपके यहाँ बिजली के रेट बढ़ गए हैं, तो वो एक तंज भी हम पे कस रहे थे, लेकिन हम क्या करते। हमने कहा भाई बिल्कुल, अखबारों में तो यही सुनने में आया है कि सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई है। उसके अलावा आप देखिए जो सरकार की संवेदनशीलता की बात है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे जब रेगुलर क्लासेस चलती हैं उस समय का खर्चा देखिए, और अब जब कोरोना काल में 2 साल से स्कूल नहीं चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो वहाँ कितने खर्चे में उनके कटौती आई होगी। साथ ही स्टाफ में से आधा स्टाफ उन्होंने कम कर दिया, कई जो टीचर हैं उनको सैलरी आधा मिल रही है, लेकिन क्या हमारे बच्चों की फीस आधा हुई? ये सोचने वाली बात है। जबकि हमारी कमाई आधा से भी कम हो गई आम आदमी की, मिडिल क्लास की कमाई आप देखिए इस समय कितनी आर्थिक तंगी से हम लोग गुजर रहे हैं। क्या ये सरकार का दायित्व तो नहीं बनता था कि प्राइवेट कॉलेजों के जो संयोजक हैं, उनकी जो कमेटी है, उनसे बात करती और उनसे ये प्रार्थना भी करती और आदेश भी दे सकती थी कि आप कम से कम अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो बच्चों की फीस को आधा तो किया ही जा सकता है, क्योंकि आपके खर्चे आधा हो गए हैं, आपके बहुत सारा स्टाफ कम हो गया है जो रेगुलर क्लासेस में होता, आपका बिजली का पंखा नहीं चल रहा है, आपके अन्य स्टाफ के आपने सैलरी आधा कर दी है। कभी इस चीज़ पे हमारी सरकार संवेदनशील हुई या कोई ऐसा बयान आया कि हमें उनके लिए काम करना चाहिए? हमारे किसानों की स्थिति आप देखिए, आप बड़े बड़े दावे किसान कानून को, कृषि कानून को लेकर के कर रहे हैं, लेकिन आप कम से कम उत्तराखंड के जो हमारे गरीब किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा खेती नहीं है, उनकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उनको हम क्या पैकेज दे सकते हैं? कोई विशेष पैकेज आया? एक केंद्र सरकार से 2000 रुपये मिलते हैं, क्या वो 2000 पर्याप्त है हमारे किसान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए? या पैसा ही देना सोल्यूशन है? आपके पास कोई प्लान है कि हम किसानों की उन्नति कैसे करें? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो है काम होना चाहिए। और एक जो विशेष मुद्दा जिस पे मैं सरकार को ये प्रार्थना कर रहा था कि इस प्रदेश का नाम घोषणा प्रदेश रख दीजिए, युवाओं की बेरोजगारी का। आप देखिए चाहे किसी भी विभाग में हो, जब तत्कालीन पूर्ववर्ती सरकार में माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय पे कुछ भर्तियां आई थी। उसके बाद जो है त्रिवेंद्र रावत जी को सत्ता मिली उत्तराखंड की, और अन्य भी जो हमारे अन्य मुख्यमंत्री बने हैं, केवल घोषणाएं हुई हैं, फॉर्म भरे गए हैं, उसके बाद उन पर जो है स्टे लगा। एक भी नई विज्ञप्ति डायरेक्ट जो है किसी विभाग में नहीं आई। उपनल के माध्यम से जरूर जो है पीछे के दरवाजे से अंडर द टेबल बहुत सारे जो इनके अपने चहेते होते हैं उन लोगों को जरूर नौकरी मिली है, लेकिन उपनल समाधान नहीं है। अगर हमारे इस राज्य को सशक्त बनना है, हमारे राज्य को मजबूत बनना है, तो कम से कम जो हमारा युवा है उसके बेरोजगारी के लिए उस मुद्दे पर हमारी सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और उनके लिए रास्ते निकाल